भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मृदा संसाधन और उसके उपयोग एक सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये पहला भाग है और चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले हों, या फिर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, ये निश्चित तौर पर हर जगह उपयोगी है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं, आज के टॉपिक में क्या कुछ खास होने वाला है देखते हैं। टॉपिक सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द शोलम से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है शोलम। शोलम से सोल बना, जिसे हम मिट्टी बोलते हैं। शोलम शब्द मृदा यानी मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शोलम से हुई, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। जिसे इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फर्श। मृदा पृथ्वी को एक पतले आवरण यानी एक थिन लेयर के द्वारा क्या करती है, ढके रहती है। और मैं आपको इस प्रकार से बताता जाता हूँ, जल और वायु की सही मात्रा के साथ मिलकर पौधों को जीवन प्रदान करती है। कौन? मृदा। मृदा मीन्स मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा 43.4% अपने जो पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और अन्य मिट्टियाँ में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बारे में आगे और चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मृदा की यदि बात करें तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, मृदा के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है पेडोलॉजी क्या है। देखिए, पेडोलॉजी जहाँ पर लॉजी शब्द लगा हो, समझ लीजिए किसी न किसी चीज़ का वहाँ पर अध्ययन हो रहा है या अध्ययन किया जा रहा है। तो पेडोलॉजी, लॉजी यानी किसी चीज़ का अध्ययन, अर्थात इसका मतलब है कि मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति यानी वो कैसे बनी, उसका वर्गीकरण यानी वो कितने प्रकार की है, मृदा का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मृदा यानी मिट्टी जल्दी ही प्रायोगिक उपयोग करना इसका प्रमुख विषय नहीं है। एक पेडोलॉजिस्ट यानी जो मृदा यानी मिट्टी की जांच करने वाला होता है, मृदा यानी मिट्टी के प्राकृतिक वातावरण में ही उसका अध्ययन, जांच तथा वर्गीकरण करता है। मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी, और जो मिट्टी का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है पेडोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं। देखिए, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप की जो कलर से मिट्टी दिखाई गई है। देखिए इस प्रकार से, सबसे पहले ये देखिए, ये पर्वतीय मिट्टी है जो आपको जम्मू कश्मीर साइड का दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाला सिरा ये है आपका पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद देखिए आपको ये इसमें मैप में एक कलर है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। इनको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी देखिए इस प्रकार से पाई जा रही है। जलोढ़ मिट्टी ये पास वाले भागों में, काली मिट्टी, लाल मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, देखिए मध्य प्रदेश जो पड़ता है वो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। गुजरात का भी कुछ क्षेत्र काली मिट्टी का है। और यहाँ देखिए ये राजस्थान तरफ ये शुष्क मिट्टी जो पीले कलर से दिखाई दे रही है। और इसके बाद काली मिट्टी जो मैं एमपी और मैं गुजरात में बता दिया है मैंने आपको। लाल मिट्टी देख लेते हैं, देखिए ये नीचे की साइड और यहाँ इस साइड में ये लाल मिट्टी फैली हुई है। अपने पूरी भारत की तरफ भी है लाल मिट्टी। इस टाइप में ये मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार से देखिए, पर्वतीय मिट्टी सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में, मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ राजस्थान में, और काली मिट्टी मध्य प्रदेश और गुजरात में। कलर देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी जो नीले कलर से दिखाई दे रहा है, इतना भाग ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। लाल मिट्टी का क्षेत्र ये आपका जो रेड कलर से है वो वाला है। और लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है जो आपको किनारे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो इस प्रकार से जो साइड्स में किनारे हैं वो लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, अब देखते हैं मृदा संसाधन, उसके उपयोग। एडोफोलॉजी, एडोफोलॉजी होता क्या है? एडोफोलॉजी इसके अनुसार
मृदा मतलब मिट्टी पेड़ पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास है, ये नेचुरल रेजिडेंस है उसका। पौधों के उत्पादन संबंधी यानी पौधों के जो उत्पादन हो रहा है इससे मृदा के गुणों का अध्ययन ही एडोफोलॉजी कहलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य आहार और फाइबर का उत्पादन करना होता है यानी पौधों के लिए। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से ये जो मिट्टी हाथ में लिए हुए हैं उस क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। इसमें कहा गया है भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं इस प्रकार हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, इसे एलिवेल सोइल बोलते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में है और भारत में सबसे अधिक 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अच्छी बात है। यह उत्तर भारत के मैदानों में है। उत्तर भारत का मैदान ये जम्मू कश्मीर साइड वाला इस टाइप का, उत्तर भारत के मैदानों में तथा दक्षिण भारत के तटीय प्रदेशों में, जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा था नीचे की साइड, तटीय प्रदेशों में ये मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। नदियों द्वारा ये बहाकर लाई जाती है। मृदा में पोटाश, चूना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें क्या किसकी चीज़ की अधिकता होती है, तो इसमें पोटाश, चूना बहुत मात्रा में मिलता है और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की कमी इसमें होती है। यह मिट्टी गन्ना, धान, तिलहन, दलहन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। कौन सी वाली मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगर देखते हैं अब है लाल मिट्टी। ये जो आप लाल मिट्टी का खेत देख रहे हैं ना, एकदम लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ खास है लाल मिट्टी, क्या इसकी खासियत है। जो लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल है, इस मिट्टी का जो विस्तार है मुख्य रूप से तमिलनाडु, एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ विस्तार है। तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के कुछ भागों में और छोटा नागपुर, जो मैंने नाम बताए हैं, सब जगह लाल मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी जो इसका 18.6% भाग पर ही फैली हुई है पूरी इंडिया में। इस प्रकार यह देश में पाई जाने वाली दूसरे नंबर की सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली यानी बहुत ज़्यादा फैली हुई मिट्टी है। इसका निर्माण जो मिट्टी बनती है लाल मिट्टी, वो बनती है नीस और शिस्ट जैसे खनिजों से, और इसमें लोहा की यानी आयरन ऑक्साइड के अंश मिलते हैं, इसलिए इसका नाम ये लाल मिट्टी, इसका कलर लाल दिखाई देता है। इसमें पैदा की जाने वाली फसलें तंबाकू, बाजरा, तिलहन और गेहूं हैं। क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी में सबसे अच्छी फसलें कौन सी होती हैं, तो वो होती है तंबाकू, बाजरा, तिलहन और गेहूं की फसल लाल मिट्टी में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है? ये मिट्टी यह स्थानबद्ध मिट्टी है, यानी जो चारों तरफ से घेरे हुए उसके बीच में जो मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि कोई पानी वाला जगह है उसके चारों तरफ से घेर देते हैं या घेरा हुआ स्थान होता है, उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसे इस टाइप में आप समझ सकते हैं। देश में लगभग 7% भूभाग पर ये पाई जाती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, चूना इसकी कमी रहती है, जिससे इसमें पैदा होने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो इसमें चाय, कहवा, रबर, काजू और शनकोना ये इसमें उपज की जाती है, ये अच्छी होती है इसकी उपज। अब देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जैसे आप नाम से देख रहे हैं कि मरुस्थल में पाई जाएगी, इन राजस्थान साइड पाई जाएगी इंडिया में। मरुस्थलीय मिट्टी जिसे डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, ये सूखी होती है और इस प्रकार की मृदा मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पंजाब के भागों में पाई जाती है। और जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, ये मिट्टी 2.85 लाख किलोमीटर यानी 2% भूभाग में फैली हुई है। पानी की कमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और तापमान बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, और रात में तापमान काफ़ी गिर जाता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है। इसमें फास्फोरस ज़्यादा मिलता है इस वाली मिट्टी में, और लेकिन इसमें जीवांश, ईंधन और नाइट्रोजन की बिल्कुल यानी नितांत बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। अगला देख लेते हैं, ये है आपकी पहाड़ी मिट्टी, इसे पर्वतीय मृदा या फिर हिल सॉइल बोलते हैं। इसका जो फैलाव है भारत में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई होती है। इसमें वन वाली मृदा, इसे वन वाली मृदा यानी आप समझते हैं फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, इसे बनी मृदा भी यानी फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी जो आप देख रहे हैं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। जो आप पर्वतीय देख रहे हैं, ये सीढ़ीदार खेत भी देख रहे हैं पास में। इसमें जीवांश अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस, पोटाश, चूना इसमें भी बहुत कम होता है। ये मिट्टी किसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है? वो है सेब, नाशपाती, अलूचा,
आदि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है इस प्रकार से मिट्टी। अब देखते हैं काली मिट्टी की बात करते हैं। तो काली मिट्टी अपने आप जुताई वाली मिट्टी कही जाती है, इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें जो इसका जो है निर्माण होता है वो लावा के कारण माना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती इसमें अधिक अच्छी होती है, इसमें कपास की खेती खूब अच्छी होती है और इसे कपासी इसीलिए से को इसका नाम एक नाम और है कपासी मिट्टी। ये लावा से बनती है, इसे रेगर मिट्टी भी बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया है। उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये मिट्टी खूब पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। काली मिट्टी दक्कन की पठार के अलावा मालवा के पठार में भी पाई जाती है और काली मिट्टी का जो विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, काले यहाँ पर है सबसे ज़्यादा फैली हुई है महाराष्ट्र में। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये काली मिट्टी हमारी मिल जाती है। लाल मिट्टी में जल को सोखने या जल को काफ़ी देर तक रखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन काली मिट्टी में ये क्षमता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जल काफ़ी समय तक ही भरकर या धारण करके रख सकती है। और इसे कपासी मिट्टी तो कहते हैं। साथ में ये गुजरात में इसमें कपासी मिट्टी कहते हैं सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है और काली मिट्टी शुष्क खेती के लिए बहुत उपयोगी भी मानी जाती है। ठीक है, काली मिट्टी। अब देखो पीट मिट्टी या दलदली मिट्टी, जो आप दलदल देख रहे हैं ना पास में, कहाँ हो सकता है, बिल्कुल पानी के किनारे हो सकता है, आप सही समझे। पीट मिट्टी का निर्माण गीली मिट्टी या वनस्पतियों के सड़ने से होता है और भारत में दलदली मिट्टी में सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ह्यूमस। दलदली मिट्टी ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल एंड नेवर मिस अ न्यू वीडियो पीताम्बर एजुकेशन एंड click on the bell icon to get notification. थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।